सूरज भानपुर नाम के एक गांव में रहता है और वो काफी काबिल और मेहनती होता है। सूरज का छोटा भाई संदीप एक बहुत ही मतलबी किस्म का आदमी होता है। ऐसे ही एक दिन संदीप अपने भाई के पास जाता है। भैया मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। संदीप मेरे भाई, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि तू भी कुछ काम करना शुरू कर दे, तू भी किसी काबिल बन जा ताकि तुझे कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। भैया मैं जब कभी भी आपसे पैसे मांगने आता हूँ तो आप मुझे कुछ न कुछ सुनाने ही लग जाते हो। पैसे नहीं देने हैं तो साफ साफ मना कर दो ना। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा जो भी कुछ है वो सब तेरा ही तो है। मैं कहाँ कुछ मना करता हूँ तुझे देने से, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरा भाई मुझसे भी बड़ा आदमी बने। अच्छा ये बता, कितने पैसे चाहिए तुझे? भैया 10,000 रुपए चाहिए। क्या 10,000 रुपए? इतने पैसे क्यों चाहिए? कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है ना तू? भैया आपको अपने भाई पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है क्या? मैं गलत काम नहीं करता हूँ और आपको पैसे देने हैं तो दो, बार बार बहाना मत बनाओ, जब देखो तब बहाना बनाने लगते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, मैं देता हूँ पैसे। सूरज अपने भाई को पैसे दे देता है और संदीप पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। संदीप अपने भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, उससे बहुत जलता रहता था। एक दिन संदीप अपने भाई को काफी सारे पैसों के साथ देख लेता है और खुद से बात करते हुए कहता है, मैं जरा सा पैसे क्या मांग लूं, बहाना बनाने लग जाते हैं, मुझे पैसों का घमंड दिखाते हैं, और जबकि इनके पास इतने सारे पैसे हैं, इनका काम इतना अच्छा चल रहा है, तरक्की कर रहे हैं, और मुझसे भैया की ये तरक्की तो अब बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही है। संदीप अपनी नफरत की आग में था, इसलिए उसे अपने भाई से कोई मोह नहीं होता। कुछ दिनों बाद सूरज अपनी पत्नी मेघा के साथ बैठकर बात कर रहा होता है। तभी वहाँ संदीप आता है। भैया आप सही कहते हैं, मैं कब तक ऐसे ही खाली बैठा रहूंगा? अब मुझे ऐसे नहीं रहना है, मैं भी अब काम करना चाहता हूँ भैया। अरे वाह देवर जी, आप भी अब काम करना चाहते हो, ये तो वाकई में बहुत अच्छी बात है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है अपने भाई को देखकर। देर से ही सही, लेकिन अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो हो रहा है। हाँ भैया, मुझे समझ आ गया है कि आप कितना सही कहते हो। उस समय मैं कितना गलत था। भैया क्या मैं भी आपके साथ काम कर सकता हूँ? अरे ये भी कोई पूछने की बात है क्या? मुझे तो और अच्छा लगेगा कि तुम मेरे साथ ही काम करोगे। दोनों भाई मिलकर काम करेंगे और देखना हमारा काम और भी अच्छा चलेगा। एक काम कर, तू गांव के बाहर वाली फैक्ट्री को संभाल ले। मुझे पूरा विश्वास है कि तू सब कुछ अच्छे से संभाल लेगा। सूरज अपने भाई का फैसला सुनकर बहुत खुश होता है और अब संदीप सूरज के साथ ही काम करने लगता है। कुछ दिनों बाद संदीप फैक्ट्री में लेबर से कहता है, ध्यान से सुनो, अब से जो भी माल हमारे फैक्ट्री में इस्तेमाल होता था ना, वो नहीं होगा, और जो मैं नया माल लाया हूँ उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन छोटे मालिक, ये वाले माल का इस्तेमाल करने से हमारे सामान बहुत ही खराब क्वालिटी के बनेंगे और हमारा ही नाम खराब होगा मार्केट में। ये काम हमारा है और ये मेरे और मेरे भाई का कारोबार है, और तुम यहाँ पर बस एक छोटा मोटा काम करते हो, इसलिए तुम अपना दिमाग मत चलाओ, और तुमसे जो भी कहा जा रहा है ना, वो चुपचाप करते जाओ। आप ये जो भी कर रहे हो छोटे मालिक, वो बहुत गलत कर रहे हो। मैं इस बारे में बड़े मालिक से बात करूंगा, वो खुद ही मना कर देंगे। तू मेरी वहाँ जाकर चुगली करेगा? ये सब तेरे बड़े मालिक ने ही करने को कहा है। और सुन लो सब, आज से इस फैक्ट्री में वही होगा जो मैं कहूंगा। जिसको भी बड़े मालिक से बात करनी है ना, वो पहले आकर मुझसे बात करेगा, और जो भी कोई मेरी बात नहीं मानेगा, मैं उसे निकाल दूंगा इस फैक्ट्री से। संदीप अब इस फैक्ट्री को अपने हिसाब से संभालने लगता है और कुछ ही दिनों में उस फैक्ट्री में बहुत ज्यादा घाटा हो जाता है
और ये बात जब सूरज को पता चलती है तो वो संदीप से कहता है, ये क्या है संदीप, इतना नुकसान, वो भी कुछ ही दिनों में। भैया मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हुआ, और मुझे तो यही लगता है कि हमें पुराने लेबर को काम से निकाल कर नए लेबर रख लेने चाहिए। भले ही वो ज्यादा पैसा लेंगे लेकिन उनका काम बहुत ही अच्छा होगा। अरे नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं निकाल सकते किसी को, और पहले ही फैक्ट्री की वजह से इतना नुकसान हो गया है। भैया पुराने को निकाल कर नए लेबर रखेंगे ना तो वो अच्छा काम करेंगे, और आप गांव के सेठ से कुछ पैसे कर्जे पर ले लो, काम अच्छा चलेगा और हम पुराने लेबर को वापस से काम पर रख लेंगे। सूरज अपने भाई की बात मान लेता है और जैसे जैसे वो कहता है वो करने भी लगता है। कुछ दिनों बाद संदीप अपने भाई की दूसरी फैक्ट्री में जाता है जहां संदीप पीछे से आता है। अरे वो फैक्ट्री तो मेरे ही हाथ में है, अब बस मुझे इस फैक्ट्री का नाम खराब करना है। संदीप अपने भाई से इस कदर तक जलता है कि उसको पूरा बर्बाद करने में लगा रहता है। एक रात सबके सोने के बाद संदीप दूसरी फैक्ट्री में जाता है और बने हुए माल को बदल देता है। अगली सुबह वो माल आगे चला जाता है और खराब माल मिलने की वजह से सूरज को शहर की बड़ी फैक्ट्री का मालिक मुकेश काफी सुनाता है। देखो, मैं तुम्हारे साथ इसलिए काम करता था क्योंकि तुम्हारा काम बहुत अच्छा था, लेकिन सच कहते हैं लोग कि पैसे आने के बाद लोगों का काम करने का तरीका ही बदल जाता है। तुम्हारे पास से खरीदे गए मकई के दाने सबसे अच्छे हुआ करते थे, लेकिन वो सड़े हुए निकले, इसलिए आज के बाद मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता, और मेरे इस नुकसान की भरपाई भी तुम ही करोगे। धीरे धीरे संदीप हर तरह से सूरज का काम खराब करता है। कुछ ही महीने में सूरज की काफी फैक्ट्री पर ताला लग गया था। ये देखकर सूरज काफी हताश हो जाता है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ ही दिनों में मेरी सारी फैक्ट्री बंद कैसे हो गई। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है, इतना बुरा हमारे साथ क्यों हो रहा है। भैया हमारी सब फैक्ट्री लगभग बंद हो गई है, सब में ताला लग गया है, बस एक वही बची है जो मैं चला रहा हूँ। उसमें कुछ सामान की जरूरत पड़ रही है, आप थोड़ा कर्जा ले लेते तो मैं उस फैक्ट्री को और अच्छे से संभालता। क्या पता अब वही हमारे बुरे दिन को ठीक कर सके। मैं पहले से ही कर्जे में डूबा हुआ हूँ, अब और कर्जा लेने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। भैया अगर आप हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा, बुरा वक्त है, लेकिन खुद पर विश्वास रखो और हिम्मत बनाए रखो, सब ठीक हो जाएगा। इस बार भी सूरज अपने भाई की बात मान लेता है और कर्जा ले लेता है, लेकिन कुछ ही दिनों में सूरज की आखिरी बची हुई फैक्ट्री भी बंद हो जाती है, जिसके बाद सूरज का घर भी बिक जाता है। सूरज अब अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में आकर रहने लगता है। उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ संदीप के पास अब काफी पैसे हो जाते हैं। सूरज की पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हमारा सब चला गया, हम इतने बड़े घर से अब इस झोपड़ी में आ गए हैं। अब मुझे यही लगता है कि आप अपने पिताजी की वो जमीन बेच दो और खुद वापस दूसरा कोई नया काम शुरू करो। नहीं नहीं, वो जमीन मैं किसी को नहीं बेच सकता। मेरे पिताजी की अब वही आखिरी निशानी है, और मैं अपने पिता की आखिरी निशानी को किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। पर अब कैसे होगा सब? आप पर इतना कर्जा है, इतना कर्जा कैसे चुकाओगे आप? कर्जदार भी अब अपने दिए हुए पैसे मांगेंगे, फिर हम क्या करेंगे? मुझे भी नहीं पता कि अब क्या होगा और कैसे होगा। मैं बस अब थक चुका हूँ। मेरा तो एक ही पल में सब कुछ छिन गया। कल तक मेरे पास सब कुछ था और आज अपनी छत तक नहीं है। ये झोपड़ी वाला घर है, वो भी अपना नहीं। आप इतनी चिंता मत कीजिए, वैसे भी अब आपकी तबीयत खराब रहने लगी है।
भगवान पर ही अब सब छोड़ दो, भगवान सब देख लेंगे। यहाँ सूरज के अब दिन पलट गए थे। अब उसके पास कुछ नहीं था और वहाँ संदीप अपने बड़े से घर में ऐशो आराम से रह रहा था। कल तक जो भी मेरे बड़े भैया सूरज का था ना, आज वो सब कुछ मेरा है। कल तक वो मुझे अपने पैसों का घमंड दिखाता था और आज वो सड़क पर है। अब बस पिताजी की दी हुई वो जमीन मेरे नाम हो जाए और वो सूरज के पास कुछ भी ना बचे, तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा और वो सुकून का दिन अब जल्द ही आने वाला है। कुछ दिनों बाद संदीप सामान लेने के लिए दुकान पर खड़ा होता है। तभी संदीप को दो औरतों की आवाज सुनाई देती है। पता नहीं सूरज को क्या परेशानी रही होगी जो उसने आत्महत्या कर ली। कर्ज के बोझ में था वो बेचारा। एक के बाद एक सारी फैक्ट्री जो बंद हो गई, कुछ ही दिनों में उसका सब कुछ छिन गया था। मुझे तो बड़ा बुरा लगा ये सुनकर। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे जो उस बेचारे के साथ हुआ। ये सब कुछ संदीप सुन लेता है और वो ये सुनने के बाद अपने भाई के मरने पर दुखी नहीं बल्कि खुश ही था। मुझे नहीं पता था कि भगवान मेरी इतनी ज्यादा सुनते हैं। अब सूरज ने खुद ही आत्महत्या कर ली है, तो मेरा रास्ता अब खुद ही आसान हो गया। अब मैं बस जाऊंगा और वो जमीन भी हथिया लूंगा। वाह! संदीप अपने भाई के मरने पर काफी खुश हो रहा था। कुछ दिनों बाद रात के समय सबके सोने के बाद संदीप अपने भाई की छोटी सी झोपड़ी में जाता है और जमीन के कागज निकालकर खुद से कहता है, आखिरकार मिल गए वो कागज जिसका मैं इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था। ये जमीन तो सूरज के पुराने कारोबार से ज्यादा कीमती है। सूरज का कारोबार जो ठप हुआ वो सब मेरी ही साजिश थी और मेरी वजह से ही आज मेरा प्यारा भाई कर्जे में डूब गया और उस बेचारे के ये दिन आ गए कि उसने खुद ही आत्महत्या कर ली। लेकिन जो भी कहो, मेरे लिए तो भला ही कर गए जाते जाते। अब ये जमीन मेरी हो जाएगी। संदीप खुद से बात कर ही रहा होता है कि तभी लाइट जलने के बाद वहाँ मेघा और सूरज आ जाते हैं। सूरज को देखकर संदीप हैरान हो जाता है। भैया, आप यहाँ? आप तो मर गए थे ना, फिर आप जिंदा कैसे हो गए? मैं मरा नहीं था, बल्कि मैंने आत्महत्या का नाटक किया था, क्योंकि मुझे तुम पर शक हो गया था। हमारे हालत खराब होने लग गए थे, लेकिन तुम तब भी अच्छे से जिंदगी जी रहे थे और इसलिए ही इन्होंने मरने का नाटक किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे अपने भाई ने ही मेरे साथ ऐसा किया। मैं हमेशा तेरा भला चाहता था और तूने बस जमीन जायदाद के लिए अपने भाई के साथ ही धोखा किया। मैंने तुझ पर विश्वास किया, अपना कारोबार तुझे सौंपा, लेकिन तूने अपने भाई के पीठ पर ही खंजर मारने से पहले जरा भी नहीं सोचा। भैया, वो मैं लालच में आ गया था, इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती की होती तो मैं माफ कर देता, लेकिन तूने अपने भाई को मार दिया जीते जी। अब मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। तूने अपने भाई के बारे में नहीं सोचा, इसलिए अब मैं भी नहीं सोचना चाहता तेरे बारे में। सूरज अपने भाई को जेल भेज देता है और फिर से एक नई शुरुआत